हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस लेक्चर में मैं आपसे क्वेश्चन नंबर जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3, स्टडी द फॉलोइंग केस सिचुएशन एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन। 3 मार्क्स का एक सवाल, एनी 2 आपको अटेम्प्ट करने, 6 मार्क्स आपके कवर हो जाएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने 12th OCM पेपर प्रेजेंटेशन एंड पेपर पैटर्न ये वीडियो अगर नहीं देखा है मेरा, तो प्लीज देखिए। करीब 20,000 बच्चे देख चुके हैं और ये वो वाला वीडियो देख के आपको अलग ही रिलीफ मिलेगा। आपको पता चलेगा कि कैसे पढ़ना है, कैसे सब्जेक्ट को कवर करना है। नहीं देखा तो देखिए, क्योंकि हर बार मैं वही चीज रिपीट नहीं कर सकता लेक्चर में। अब सर आते हैं टोटल 8 चैप्टर से हमको, राइट। मैं ट्राई करूंगा पहले 1, 2 या 3 चैप्टर, फर्स्ट 3 और 4 चैप्टर का जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक के नीचे के, वो कवर करो, ठीक है। इतना लेक्चर देखिए, 1, 2, 3 पार्ट में आएगा और इसका मैं अलग से प्लेलिस्ट बना लूंगा, ठीक है। 12th OCM क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन करके ऐसे एक प्लेलिस्ट होगी, वहां पे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ओके बेटा, ठीक है, यस सर। चलो ध्यान दीजिए यहाँ पे, नाउ पे अटेंशन। पहला टेक्स्ट बुक का जो क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 से, टोटल 2 क्वेश्चन है दोस्तों। एक क्वेश्चन हम डील करने जा रहे हैं केस स्टडी बेस, कैसे आपको पढ़ना है, कैसे लिखना है, सब समझ जाएगा। शांति से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। चैप्टर नंबर 1, बाकी सारे क्वेश्चन आपने कर लिए। 3 क्वेश्चन मैंने कहे थे, कौन से नेचर्स ऑफ व्हाट, मैनेजमेंट, देन आफ्टर नेचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, देन आफ्टर क्या सर, हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल, FW टेलर के साइंटिफिक प्रिंसिपल। अगर ये क्वेश्चन आपने कर लिए हैं, अब केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन क्या आ सकता है, पढ़ते हैं। इसका आंसर मैं दूंगा, शांति से मेरे साथ कीजिए, खत्म हो जाएगी बात, ठीक है सर। ओके, नाउ पे अटेंशन दोस्तों। क्या दिया है, मिस्टर हर्षद इज एंटरप्रेन्योर, क्या कहा, एंटरप्रेन्योर एंड एंगेज इन प्रोडक्शन ऑफ इको फ्रेंडली यूटेंसिल्स। ठीक है सर, इसमें नहीं जाते अब क्या है करके। बोथ मेल एंड फीमेल वर्कर आर वर्किंग इन हिज फैक्ट्री, तो दोनों मेल और फीमेल वर्कर उसके फैक्ट्री में काम कर रहे थे। ऑल मेल एम्प्लॉय आर डायरेक्टली वर्किंग ऑन मशीन, ओके, वेयर एज फीमेल एम्प्लॉयज आर वर्किंग इन पैकिंग डिपार्टमेंट। तो अलग अलग जो मेल थे वो अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहे, मशीन पे काम कर रहे, और फीमेल से वो पैकिंग डिपार्टमेंट में काम कर रही करके, ठीक है सर। मिस्टर सार्थ क्या था, सार्थ इज वर्किंग एज अ फाइनेंस मैनेजर, वाइल जो नैना है वर्किंग एज अ HR मैनेजर, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिक्रूटिंग एम्प्लॉय इन फैक्ट्री। तो HR मैनेजर है, तो लोगों को काम पे लगाने का काम नैना मैम का है करके। ऑन दिस बेसिस आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने बेटा। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, एक आंसर सही दोगे 1 मार्क्स मिल जाएगा। पहला चैप्टर, पहला केस स्टडी क्वेश्चन अगर आ जाता है तो मतलब चांदी आपकी, क्या बताओ अभी। सी बेटा, क्वेश्चन 10 है। हर्षल भाई एंटरप्रेन्योर था, उनके पास बोथ मेल एंड फीमेल लोग दोनों काम कर, मेल मशीन पे काम कर रहे थे और फीमेल पैकिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे। नैना HR डिपार्टमेंट है जो रिक्रूटमेंट का काम करे, और इसके बेसिस पे आपको कुछ सवाल के आंसर करने हैं। पहला, आइडेंटिफाई 1 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इन अबो केस, कि चलो बताओ कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है। देखो लग गए ना, मतलब सर वो ये पूछ लेते ना नेचर ऑफ प्रिंसिपल तो बता देते, हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल पूछ लेते तो बता देते कुछ तो, बट ये क्या पूछा है कि आइडेंटिफाई करो। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है, स्क्रीनशॉट खींच लेना लगता है तो ये रहा इसका आंसर। सी एवरीवन पे अटेंशन बेटा, ध्यान से देखो, स्क्रीनशॉट खींचो, लगता है तो आपको ये वाले 3 में से 3 मार्क्स लाने हैं। सर केवढा आंसर लिहायचं एवढंच लिहिलं तरी चालेल बेटा, टेंशन नका घेऊ, ठीक है। इन द अबो केस वी कैन ऑब्जर्व प्रिंसिपल ऑफ डिविजन ऑफ वर्क, सिंस वर्क इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड सच एज प्रोडक्शन, अकाउंट, HR एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब सर हर काम को अलग अलग लोगों में डिवाइड कर दिया है। तो एक कौन सा प्रिंसिपल कहता है, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, ताकि लोग उस पर्टिकुलर काम में एक्सपर्ट बने और अपना काम बहुत अच्छी तरीके से खत्म करें। खत्म हो गया सर आंसर। क्या 1 मार्क्स मिल गया, मिल गया सर, कितना सिंपल है सर। इसको क्या 3-4 लाइन में लिखे, क्या कोई जरूरत नहीं है। 1 मार्क्स के लिए एक पर्टिकुलर क्वेश्चन था, उसका आंसर आपने दिया। दूसरे मार्क्स के लिए आगे, व्हाट इज द डेजिग्नेशन ऑफ नैना इन द ऑर्गेनाइजेशन, भाई उनका क्या डेजिग्नेशन है। तो जो नैना है ये HR मैनेजर है। और क्या फालतूगिरी है रे, क्यों दिया ये क्वेश्चन सर, यहां पे क्लियरली सर ऐसे क्वेश्चन दे रहे, तुम क्यों डर रहे हो। 6 मार्क्स 7 के, और अच्छा उसके ऊपर का जो क्वेश्चन है ना ये वाला डिस्टिंग्विश, ये वाला किधर गया सर, हाँ चौथा, थर्ड तो मैं कवर करा रहा हूं। 12 2 लेक्चर है बेटा, पार्ट 1 पार्ट 2, सारे क्वेश्चन उसी के अंदर से आएंगे और इतना प्रॉपर लर्न करवा के दिया है, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं। आई नो कि तुमको पता है, जो बच्चे रेगुलर है, कुछ बच्चे नए भी आते हैं जो एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन देखना है सिर्फ, उनको तो नहीं पता होगा। तो चैनल पे अगर नए हो तो बेटा देख लेना, पुराने हो तो देख ही लिया होगा, नहीं देखा तो देखो। सर क्या था, नैना के यहां पे दिया है ना HR मैनेजर, खत्म हो गई ना सर बात। 1 मार्क्स के लिए कुछ भी, मतलब क्यों पूछते हैं सर ऐसे सवाल। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल प्लानिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बताइए अब कि ये सब चीज जो हो रही है तो पूरे प्लानिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा।
इसका आंसर क्या आएगा सर? एज पर द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान। अंडरलाइन कीजिए यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। दो प्रिंसिपल आपने पढ़े थे ना, कौन से? यूनिटी ऑफ कमांड और बोलो क्या? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो क्या है? एज पर द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन देयर शुड बी वन हेड वन प्लान इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। अंडरलाइन करना बेटा, देयर शुड बी वन हेड वन प्लान इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। मिस्टर हर्षद इज द एंटरप्रेन्योर हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड हिंस ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल प्लानिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखो, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर क्वेश्चन नंबर 2 कितना सिंपल था कि व्हाट इज द डेजिग्नेशन ऑफ नैना का, नैना मैम का डेजिग्नेशन क्या है? तो आप बोल दोगे एचआर मैनेजर है। बट तीसरे क्वेश्चन ने उलझन में डाल दिया कि कौन है रिस्पॉन्सिबल प्लानिंग के लिए। तो आपने कैसे आंसर लिखा, गौर कीजिए, स्क्रीनशॉट खींचिए। आपने यहां पे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बताया, एक प्रिंसिपल, वो क्या होता है? वन हेड वन प्लान बताया। उसके बाद कहा कि हर्षद क्योंकि एंटरप्रेन्योर है, मेन है, हेड है ऑर्गेनाइजेशन का, इसीलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लानिंग का किस पे जाएगा? हर्षद भाई पे जाएगा। खत्म हो गया सर। क्या टेक्स्ट बुक का पहला सवाल डन? क्या क्वेश्चन नंबर 3 में आपने केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन डन कर दिया। अब आप पढ़ के देखो, अलग ही कॉन्फिडेंस है। भले आपने फर्स्ट टाइम जिंदगी में क्वेश्चन पढ़ा हो, लेकिन आपको सब आएगा। आइडेंटिफाई एनी वन प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट इन द अबव केस। तो क्या था सर? डिवीजन ऑफ वर्क। डेजिग्नेशन बता दिया एचआर मैनेजर का, और हु इज रिस्पॉन्सिबल? तो हर्षद भाई, लेकिन क्योंकि वो एंटरप्रेन्योर है, हेड है, और वहां पे आपने यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की भी बात कर दी। खत्म हो गया सर सवाल। बेटा और एक क्वेश्चन है जो कुछ यहां पे साइंटिफिक, मतलब एफडब्ल्यू टेलर से रिलेटेड जा रहा है। ये क्वेश्चन में कुछ पार्ट रिड्यूस कर दिया है, टेक्निक्स वगैरह। अगर आपको तो पता ही होगा, टेक्निक्स, टूल्स, ये रिड्यूस हो गया, रिड्यूस सिलेबस का पार्ट है। फिर भी हम पढ़ लेंगे। चैप्टर 1 में से कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। देखते हैं क्या है करके। फाइन लिमिटेड, ठीक है, इन फाइन लिमिटेड 200 एम्प्लॉइज आर वर्किंग इन 3 शिफ्ट। 3 शिफ्ट में काम करते हैं, मॉर्निंग शिफ्ट, आफ्टरनून शिफ्ट और नाइट शिफ्ट। ठीक है, 3 शिफ्ट होते हैं इंडिया में काम करने के। इन फर्स्ट शिफ्ट 60 एम्प्लॉय, इन सेकंड शिफ्ट 60 एम्प्लॉय एंड थर्ड शिफ्ट 80 एम्प्लॉय आर वर्किंग विदाउट सफिशिएंट ब्रेक एक्सेप्ट लंच ब्रेक एंड शिफ्ट चेंज ब्रेक। तो उनको सिर्फ खाने का ब्रेक मिलता था, और शिफ्ट में जो चेंज बदलाव होता था, मतलब एक शिफ्ट टू अनदर शिफ्ट, उतना ही वो ब्रेक मिल रहा था उनको। नो एम्प्लॉय इज एबल टू कंप्लीट द वर्क इन व्हाट डेजिग्नेटेड टाइम ड्यू टू इनअप्रोप्रिएट टाइम मैनेजमेंट विच रिजल्ट इनटू डिले फॉर द नेक्स्ट शिफ्ट एम्प्लॉय। तो क्या हो रहा था कि एक जो मॉर्निंग शिफ्ट में बंदा आ रहा था, उसको सपोज टारगेट दिया है कि तुझे 100 यूनिट बनाने हैं, बट उनको टाइम मैनेजमेंट करके ही नहीं दिया और ज्यादा वर्कलोड होगा। तो हो क्या रहा था कि वो बंदा अपना टारगेट कंप्लीट नहीं कर पा रहा था, और उसका लोड किसे जा रहा था? जो नेक्स्ट शिफ्ट वाले बंदे थे, तो उनका भी काम कंप्लीट नहीं हो रहा था। तो ये बहुत ही बड़ा ना बवंडर मचा के रखा था। लेट्स सी अब क्या है, तुमको देखना है। आइडेंटिफाई विच साइंटिफिक प्रिंसिपल नीड टू बी फॉलो बाय द कंपनी। अब यहां पे ये क्वेश्चन हम पूरा नहीं छोड़ सकते, क्योंकि क्या बोला है कि इसमें कौन सा साइंटिफिक प्रिंसिपल यूज किया है वो बताइए। ठीक है सर, अब देखो मैं यहां पे आपको उसका आंसर पढ़ाता हूं, और ये आपके टेक्स्ट बुक में एज इट इज दिया हुआ है। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब इज द साइंटिफिक प्रिंसिपल दैट नीड टू बी फॉलो बाय द कंपनी। एज पर द प्रिंसिपल स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड टाइम एंड स्टैंडर्ड आउटपुट विल बी डिफाइंड बाय द मैनेजर। स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड टाइम एंड स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड आउटपुट मतलब क्या बेटा? मतलब मैं आपको कहता हूं कि 3 घंटे में आपके एक चैप्टर होना चाहिए 3 घंटे में आपका, तो आप क्या कहोगे? अच्छा सर, स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड टाइम 3 घंटा और 1 चैप्टर होगा, तो ये स्टैंडर्ड मेरा आउटपुट 1 चैप्टर मेरे को पढ़ के देना है। तो ये मुझे पहले सेट करके देना है कि कितना आपको काम करना है करके। ठीक है, इट विल हेल्प सेविंग टाइम एंड ह्यूमन एनर्जी, इट विल रिजल्ट इज एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड आउटपुट। तो सर कुछ नहीं था, आपको साइंटिफिक प्रिंसिपल लिखना था, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। अब आपने पढ़ा रहेगा कि साइंटिफिक प्रिंसिपल है, बोलो यस और नो। याद आ रहा है एफडब्ल्यू टेलर, आपने किया होगा ये चैप्टर। अब ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि नहीं आ सकता है? डेफिनेटली आ सकता है। पहला नहीं आएगा, दूसरा आएगा, और बच्चे यहां पे कंफ्यूज हो जाएंगे। क्या बताया? आइडेंटिफाई विच साइंटिफिक प्रिंसिपल नीड टू बी फॉलो बाय द कंपनी। कौन सा साइंटिफिक प्रिंसिपल था बेटा? बताओ, साइंस एंड नॉट रूल ऑफ थंब। इतना समझा? बोलो यस और नो। यस सर। और बाकी तो सिर्फ नॉर्मल एक्सप्लेनेशन है कि स्टैंडर्ड सेट करो, स्टैंडर्ड आउटपुट कितना होना चाहिए, स्टैंडर्ड टाइम कितना लगना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। ओके, दूसरा, सजेस्ट 2 साइंटिफिक टेक्निक विच कैन बी यूज फॉर स्मूथ फ्लो ऑफ वर्क। अब ये साइंटिफिक टेक्निक्स तो रिड्यूस हो गया है, तो इसको अपन स्किप मार देते हैं, लेकिन वर्क ऑफ स्टडी एंड साइंटिफिक टास्क सेटिंग ये अपन देखे। एक बार मैं दे दूंगा आपको, आंसर पढ़ लेना, लेकिन एग्जाम में नहीं आएगा। Why the work is not being completed in time? हाँ, ये चीज आ सकती है, क्योंकि देखो हो सकता है कि दूसरा सवाल हटा के वो कुछ और पूछ ले, लेकिन तीसरा क्वेश्चन एज इट इज आ जाएगा कि क्यों काम टाइम पे कंप्लीट नहीं हो रहा था। द एम्प्लॉइज ऑफ फाइन डायमंड लिमिटेड आर वर्किंग विदाउट सफिशिएंट ब्रेक। उनको प्रॉपर ब्रेक ही नहीं मिल रहा था सर।
इट वुड बी हैविंग एन एडवर्स इफेक्ट ऑन देयर हेल्थ एंड इफिशिएंसी। अब मतलब कोई बच्चा दिन रात बिना खाए, बिना पिए, बिना सोए सिर्फ पढ़ ही रहा है, 2 दिन तो पढ़ेगा, इतना पढ़ेगा कि क्या बताओ, लेकिन वो कब सोएगा पता है? एग्जाम में जाके। तो सर क्यों अचानक से आगे लगेगी, फिर आंखें बंद हो जाएगी, सर टेंशन आएगा। तो बेटा इसीलिए पढ़ते वक्त भी ब्रेक लेना जरूरी है। तुम बोलोगे सर ते आम्हाला नका सांगू, आम्ही खूप ब्रेक घेतो, है ना? सेटा लिमिटेड टाइम में ना, जितना जरूरी है उतना ब्रेक लो, अच्छे से पढ़ो। द एम्प्लॉय ऑफ फाइंड लिमिटेड आर वर्किंग विदाउट सफिशिएंट ब्रेक, इट वुड हैविंग एन एडवर्स इफेक्ट ऑन देयर हेल्थ एंड एफिशिएंसी, आल्सो द टाइम मैनेजमेंट इज नॉट प्रॉपर, दस वर्क इज नॉट बीइंग कंप्लीटेड इन टाइम। खत्म हो गया, क्योंकि सर टाइम मैनेजमेंट का फंडा उनको नहीं पता था, इसीलिए क्या हो रहा था, एक ही बात रखो कि क्या हुआ, टाइम पे सारी चीजें कंप्लीट नहीं हुई करके खत्म हो गया। पहले चैप्टर में 2 ही क्वेश्चन थे, उसमें से ये वाला जो था टेक्निक का वो तो नहीं आएगा। मतलब सर अगर कुछ बदलाव करना रहा तो साइंटिफिक प्रिंसिपल से रिलेटेड आपको एक आधा दूसरा प्रिंसिपल वो पूछेंगे, जैसे यहां पे था ना क्या, नो थंब रूल वाला वैसे, और यहां पे क्या था, व्हाई वर्क इज नॉट बीइंग कंप्लीटेड ड्यू टू इनसफिशिएंट क्या, इम्प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, ऐसे लिखा तो भी चलेगा। बट इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर 1 के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन डन हो गए सर। पहला तो अब देखो प्रिंसिपल कौन सा था, डिवीजन ऑफ वर्क। क्या पोस्ट था मैडम और सर बताइए तो, क्या पोस्ट था? यहां पे ऊपर डेजिग्नेशन नैना का बोल रहा हूं मैं, एचआर मैनेजर, और हु इज रिस्पॉन्सिबल, हर्षद, क्योंकि वो हेड है, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन करके। समझ में आ गया? इतना लिखना था चैप्टर 1 के 3 मार्क्स। अगर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आता है तो वो खत्म हो गया बेटा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो यस और नो। यस सर। अब चैप्टर 2 के हमें एमसीक्यू केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन करने, छोटे छोटे लेक्चर बना रहा हूं मैं। चैप्टर 1 डन हो गया, चैप्टर 2 का अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है? 3 दिन है ना अपने पास, मतलब आज 6 तारीख है, 7-8, टेंशन नहीं लेने का, सारे वीडियोस मिलेंगे, जितना मेरे को टाइम मिल रहा है मैं सब बताऊंगा, सारी चीजें कराऊंगा, आराम से पढ़ते रहो। और मेरा वो लेक्चर जरूर देखना कि पेपर प्रेजेंटेशन, पेपर पैटर्न, उसमें मैंने बताया कि कैसे क्वेश्चन के हिसाब से हमें पढ़ाई करनी है, ठीक है? चलो यहाँ पे रुकता हूं, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। आगे के वीडियोस नेक्स्ट लेक्चर में, टेक केयर।